नमस्कार मित्रों, संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत तथा एरिक्सन महोदय का मनोसामाजिक सिद्धांत देखा था। इसी कड़ी में बढ़ते हुए अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे गुथरी महोदय का संयुक्ता का सिद्धांत और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का। तो अब गुथरी महोदय ने संयुक्ता का सिद्धांत दिया था। देखिए, इन्होंने शुरू में जब अपने सिद्धांत की शुरुआत की थी तो पहले थांडाइक के एएसआर थ्योरी से प्रभावित थे और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से प्रभावित थे। तो जो थांडाइक के सिद्धांत में एएसआर उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत था वह किस पे आधारित था? वह जो है संबंध पे आधारित था, रीइंफोर्समेंट पे आधारित था। लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत को समीपता पर आधारित किया कि जो भी उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है वह समीपता के आधार पर स्थापित होता है। तो इन्होंने थांडाइक के सिद्धांत को छोड़ दिया, एक अपना नया सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत या समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, कंटिग्यूअस कंडीशनिंग थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। तो इन्होंने जो समीपता के आधार पर दिया और यह किससे संबंधित था? यह पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन तथा अपना जो इन्होंने दिया था टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी, सामयिक समीपता, अस्थायी निरंतरता को दोनों को मिलाकर एक नवीन संविधान, एक नवीन सिद्धांत की व्याख्या की जिसको कहते हैं समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। एडविन रे गुथरी इन्होंने किसके साथ मिलकर अपने सिद्धांत को व्याख्यात किया था? हॉर्टन महोदय के साथ। तो इनका जो समीपता का सिद्धांत क्या था? इन्होंने एक शीशे का क्या बनाया था? एक शीशे का बॉक्स बनाया और उसमें क्या करते थे? बिल्ली को छोड़ देते थे। तो इन्होंने बहुत से बिल्लियों पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत बहुत से बिल्लियों पर प्रयोग किया। थोड़ा सा इसके माध्यम से देखते हैं हम लोग। तो अब जो इनका उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत था, तो ये क्या, यह शीशे का पहली बॉक्स इन्होंने बनाया। अब आप जानते हैं कि थांडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किया था? किस जानवर पर? बिल्ली पर। पावलोव महोदय ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ता पर। स्किनर महोदय ने अपना जो है सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत पे जो है किस पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने चूहा और कबूतर पे। तो इसको याद रखिएगा, जो है गुथरी महोदय ने जो अपना समीपता का सिद्धांत दिया, कॉन्टिग्यूटी का सिद्धांत दिया, उस पर इन्होंने जो है किस पे प्रयोग किया था? एक बिल्ली पर। तो इन्होंने क्या किया? एक पहेली बॉक्स बनाया। एक जब अपनी एक नई थ्योरी दी उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत, तो इन्होंने एक पहेली बॉक्स बनाया और यह पहेली बॉक्स ऐसा था जिसमें ये बिल्ली को छोड़ देते थे। और यह क्या था? यह चारों तरफ शीशे के लीवर नुमा छड़ी से जो है संबद्ध था। तो इसमें जो है बहुत से बिल्लियों को इसी में क्या किया इन्होंने? अलग अलग बार जो है अलग अलग जो है तरीके से इसमें छोड़ देते थे। और यहाँ पे जो है क्या, कैमरा लगा था। तो इसमें बिल्ली के किसी अंग का, ध्यान से समझिएगा, बिल्ली के किसी अंग का इस शीशे के लीवर नुमा पोल पर कोई भी अंग लग जाता था। मान लीजिए पूंछ से ही टच हो गया, या जो है पंजे से टच हो गया, या जो है माथा से, फॉरहेड से ही टच हो गया, जिस बिल्ली के जिस अंग से टच हुआ था, बिल्ली क्या करती थी? फिर यह शीशे के बॉक्स में जो है लीवर नुमा छड़ी पर टच होते ही
यह खुल जाता था और बिल्ली बाहर निकल जाती थी। बिल्ली क्या करती थी? बाहर निकल जाती थी। तो एक बिल्ली पे कराया, फिर दूसरी बिल्ली पे कराया। इसी तरह इन्होंने जो बहुत से बिल्लियों पर प्रयोग किया, और जिस बिल्ली ने पहली बार निकलने के लिए जिस अंग का प्रयोग किया था, जिस अंग से टच होकर जो है यहाँ पे टच होकर बिल्ली टच होते ही क्या होता था? यह खुल जाता था और बिल्ली बाहर निकल जाती थी। तो जिस अंग का जो है पहली बार जिस बिल्ली ने निकलने के लिए प्रयोग किया था, अंतिम बार भी जो है उसने निकलने के लिए उसी अंग का प्रयोग किया। तो इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत। अब देखिए, इसमें एएसआर बॉन्ड किसी रीइंफोर्समेंट पर आधारित नहीं था, कोई पुनर्बलन नहीं मिलता था उसमें, कोई पुनर्बलन नहीं था। यह किस पे आधारित थी? यह कॉन्टिग्यूटी पे आधारित थी, यह समीपता पर आधारित थी। तो इसमें किसी प्रकार की कोई पुरस्कार की बात नहीं होती है। इनके सिद्धांत में किसी प्रकार के किसी पुरस्कार की बात नहीं होती थी। बस बिल्ली क्या करती थी? बिल्ली का जो है कोई भी अंग टच हो जाता था और ऐसा यह बना हुआ था जिससे क्या करती थी? बिल्ली बाहर रह जाती थी, खुल जाती थी। तो इसी को कहते हैं समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत एडविन रे गुथरी द्वारा दिया, और किसके साथ मिलकर इन्होंने दिया था? होर्टन महोदय के। ये दोनों अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। होर्टन महोदय के साथ इन्होंने मिलकर दिया था। अब यह सिद्धांत अब इस तरह जब बिल्ली बाहर आ जाती थी तो इस व्यवहार को क्या कहा गया? इस व्यवहार को रूढ़िबद्ध व्यवहार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है बाहर निकलने के लिए कोई नए तरीके को नहीं अपनाया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध व्यवहार, अर्थात लकीर का फकीर। अब बार बार वही चीज़ अपनाना जो है, कोई नई तरीके को, कोई नवीन तरीकों को नहीं अपनाया। इसलिए इसको कहते हैं बिल्लियों को जो है उसी अंग से टच कराकर जिस अंग से उन्होंने आने के लिए पहली बार प्रयोग किया था, और दूसरी बार भी आने के लिए, तीसरी बार भी आने के लिए, चौथी बार भी आने के लिए उसी अंग का प्रयोग किया अलग अलग बिल्लियों ने। तो इस व्यवहार को क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध व्यवहार, स्टेरियोटाइप्ड व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, अर्थात लकीर का फकीर होना। कोई नवीन जो है इन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडविन रे गुथरी ने। किसके साथ मिलकर इन्होंने प्रयोग किया था? होर्टन के साथ। ठीक, अब देखिए इसका शिक्षा जगत में क्या स्थान है। यह किसी को जो है वांछित व्यवहार में प्रयोग किया जा सकता है, अच्छी आदतों के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। इसने जो है अभ्यास के महत्व पर बल दिया कि अगर बार बार हम अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ें उसी प्रकार से हो जाएंगी जो है। और इसने किसका? अच्छी आदतों के निर्माण में बल दिया। कुछ हम अच्छा सीखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो बार बार वही सब चीज़ करेंगे तो अच्छी आदतों के निर्माण में जो है इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और विस्मरण या विलोपन में भी हम इसका क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई चीज़ हमसे भूल जा रही है या विलोपन हो गई, तो अगर बार बार जो है उसी तरह हम गतिविधियां करेंगे तो वह चीज़ें क्या होंगी? हमें याद हो जाएंगी। तो इसका भी शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। तो याद रखिएगा, एडविन गुथरी, समीपता का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत या समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, कॉन्टिग्यूअस कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक, इसने जो शीशे का पहली बॉक्स बनाया, इसी में जो है बिल्लियों को क्या करता था? अंदर कर देता था। अब इसका एएसआर बॉन्ड पुनर्बलन पे आधारित नहीं था। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? जो परिणामों पर बल देता है, जो पुरस्कार पे बल देता है। लेकिन यहाँ पे कोई रीइंफोर्समेंट, कोई पुरस्कार नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो पुरस्कार पर बल नहीं देता है? तो याद रखिएगा समीपता का सिद्धांत। देख किस पे बल देता है? यह समीपता पर बल देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला सिद्धांत है
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए मित्रों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया था। इसको क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम को सोशल लर्निंग थ्योरी, और क्या कहते हैं? प्रेक्षणात्मक अधिगम, और क्या कहते हैं? अवलोकनात्मक अधिगम, और क्या कहते हैं? अप्रत्यक्षात्मक अनुभव सिद्धांत या ऑब्जर्वेशन थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम, अप्रत्यक्षात्मक अनुभव, अप्रत्यक्षात्मक अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, अप्रत्यक्षात्मक अनुभव का सिद्धांत या ऑब्जर्वेशन थ्योरी। तो कभी कभी पूछ देता सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? या कभी पूछ देता है अवलोकनात्मक सिद्धांत, या कभी पूछ देता है प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, या कभी पूछ देता है अप्रत्यक्षात्मक अनुभव सिद्धांत। अगर कुछ भी पूछता है तो आप समझ जाइएगा किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे? तो यह भी जो है देखिए यूएसए के थे, कनाडाई मूल के अमेरिकी नागरिक थे। अब इनका जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या है? आप देखिए जो है, अब इसमें जो है इन्होंने बताया कि छात्र या बालक कैसे सीखता है? अनुकरण द्वारा सीखता है। अब जैसे बालक जो है परिवार में जन्म लेता है, परिवार में ही जन्म लेता है ना, तो वह किसका अनुकरण करता है? अपने माता पिता का, परिवार के अन्य सदस्यों का, समाज में पड़ोस में रहने वाले अन्य सदस्यों का। तो वह क्या करता है? अनुकरण द्वारा सीखता है। तो यह इन्होंने कहा यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित नहीं होता है। यह किस अनुभव पर आधारित होता है? यह अप्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है, और धीरे धीरे जो है यह हमारे व्यवहार का अंग बन जाता है। यह हमारे व्यवहार का अंग बन जाता है। अब यह व्यवहार का अंग कैसे बन जाता है? अब देखिए, बहुत से हम लोग काम करते हैं, मान लीजिए जो है कहीं पढ़ा रहे हैं या कहीं टीचर के रूप में हैं, तो वहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत प्रभावशाली होते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि हम लोगों को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ प्रिंसिपल हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, कुछ भी कहते हैं तो उनके बात में वजन रहता है, तो हम लोग गंभीरतापूर्वक सुनते हैं, ठीक, जो भी कहते हैं नपातुला बात करते हैं। तो ये क्या है? उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। उनका व्यक्तित्व क्या? सद्गुणों से परिपूर्ण है। तो हम क्या करते हैं? ऐसे लोगों से मिलकर हम क्या होते हैं? हम प्रभावित हो जाते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि कुछ चीज़ें उनकी कहाँ आ जाए? हमारे अंदर क्या हो जाए? आ जाए। तो हम क्या करते हैं? अब कैसे आ जाए? तो उनका हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। उनका हम अनुकरण करेंगे। अनुकरण कब करेंगे? जब हम उनको जो है ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे, उनका प्रेक्षणात्मक या अवलोकनात्मक, ठीक। अब अवलोकन करेंगे, अनुकरण करेंगे, तो बहुत से चीज़ें उनके साथ रहते रहते या नहीं भी रह रहे हैं, जान रहे हैं कि उनके अंदर ये गुण है, तो अप्रत्यक्ष तरीके से धीरे धीरे हमारे स्वभाव का, हमारे व्यवहार का अंग बन जाती है। अगर हमारे व्यवहार हमारे स्वभाव का अंग बन जाती है तो हमारे अंदर भी क्या आता है? धीरे धीरे जो है व्यवहारों में परिपक्वता आ जाती है, और हमारे व्यक्तित्व में भी क्या होता है? सुधार हो जाता है। अब जैसे अनुकरण कैसे होता है? अब देखिए, इन्होंने कहा प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित नहीं होता, अप्रत्यक्ष अनुभव पर। अब जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे दो सहेलियाँ हैं, तो एक सहेली कहाँ गई? दूसरी सहेली के घर। तो उसकी माँ को खाना बनाते हुए देखा, तो देख लिया, माँ को खाना बनाते हुए देखा, और तुरंत जो है वहीं पे तो खाना बनाने नहीं लगेगी, तो देखा कि उसकी माँ क्या करती है? खाना बना रही है। फिर वह क्या करती है? अब खाना बनाते हुए देखा, फिर वह उसके व्यवहार को क्या करती है? स्मरण करती है। फिर स्मरण करके फिर क्या करती है? अपने घर आके खाना बनाती है, अपने घर उसी तरह आके खाना बनाती है। अब जब अच्छा खाना बन जाता है,
घर वालों को सभी को पसंद होता है, तो उसको क्या मिलता है, उसको पुनर्बलन मिलता है। तो इस प्रकार से उसका व्यवहार क्या हो जाता है, अधिक व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो जाता है। तो इन्होंने जो है इसके 4 सोपान बताए, सामाजिक अधिगम के 4 सोपान बताए। पहले किसी के व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, प्रभावशाली हैं, तो क्या करेंगे, या किसी के यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं, वह पढ़ा रहे हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, या कोई भी टीचर है, सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है, तो कोई किसी का व्यक्तित्व तो क्या है, बहुत प्रभावशाली है, तो हम क्या करते हैं, उस व्यवहार को जानना और प्रत्यक्षण करना। उनके व्यवहार को क्या करते हैं, हम जानते हैं, फिर क्या करते हैं, व्यवहार को स्मरण करना, फिर हम देख, अब जानने से तो फिर चीज़ें हमारे पास आ नहीं जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, उस व्यवहार को हम स्मरण में रख देते हैं कि नहीं, इस तरह भी हमको गतिविधियां करनी चाहिए, ऐसा हमको बोलना चाहिए। फिर उसको हम क्या करते हैं, स्मृति को क्रिया में बदलना। अब जान गया कि इनके व्यक्तित्व में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको हम स्मरण करेंगे, फिर उसको क्रिया में बदलेंगे। जब क्रिया में बदलते हैं तो वह धीरे धीरे जो अनुकरण, जिस व्यवहार को हम करते हैं, अनुकरित व्यवहार का पुनर्बलन हो जाता है। धीरे धीरे हमारे अंदर भी जो है वह समस्त गुण आ जाती है, और हमारे अंदर भी क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आ जाता है। अब जिसके व्यवहार का अनुकरण कहते हैं, जिसके व्यवहार का अनुकरण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडल। हमारे लिए रोल मॉडल हो गया ना, हमारे लिए क्या हो गया, वह मॉडल हो गया। तो जिसके व्यवहार का हम अनुकरण करते हैं वह क्या हो गया, हमारे लिए मॉडल हो गया, निदर्श हो गया। अब उस अनुकरणित व्यवहार को, उस अनुकरणित व्यवहार को हम अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निदर्शन, मॉडलिंग। उसको क्या करते हैं, निदर्शन और मॉडलिंग। इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो है दूसरे तरीके से थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों का। देखिए सबसे ज़्यादा प्रभाव छात्र पर किसका पड़ता है, घर में रहता है तो माता पिता का, माता पिता जैसे व्यवहार करते हैं उसी तरह क्या करता है, वह उनका अनुकरण करता है। और स्कूल कॉलेज में जाता है तो किसका प्रभाव पड़ता है, शिक्षक का, शिक्षक का प्रभाव उसके ऊपर बहुत पड़ता है, जितना अन्य का प्रभाव नहीं पड़ता है, मैनेजमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रिंसिपल का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन शिक्षक का प्रभाव सीधे सीधे पड़ता है। ठीक। अब शिक्षक को तब कैसा होना चाहिए, क्योंकि बालक जो है अपने गुरु का ज़्यादा अनुकरण करता है, तो शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो शिक्षक के अंदर भाई शिक्षक का ही अनुकरण करता है ना, तो शिक्षक के अंदर गुण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो शिक्षक के अंदर तो गुण होते ही हैं, लेकिन क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए ईमानदारी हो, कर्तव्यनिष्ठता हो, प्रेम हो, सत्यता हो, सहानुभूति हो, विनम्रता हो, ये सब क्या है, विषय का ज्ञान हो, बोलने की शैली हो, शब्द भंडार हो, ये सब क्या, ये सब होना चाहिए जो है, और पक्षपात रहित हो। अगर यह समस्त चीज़ें रहती हैं तो बालक के ऊपर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो है, जैसे आपसे पढ़ रहा है तो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। कभी ना कभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे क्या करेगा, जो अप्रत्यक्ष अनुभव पर, इन्होंने कहा है, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा, अप्रत्यक्ष अनुभव पर कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेगा जो है। ठीक। लेकिन बहुत से टीचर क्या करते, परेशान रहते हैं जो है, परेशान रहते हैं, जाति पाति में परेशान रहते हैं, चापलूसी में परेशान रहते हैं, चुगलखोरी में परेशान रहते हैं, तो बच्चा क्या उनका अनुकरण करेगा, क्योंकि चाहे देखिए, चाहे छोटा बच्चा रहे चाहे बड़ा बच्चा रहे, एक चीज़ याद रखिएगा, शिक्षक आप लोग बनने जा रहे हैं, आप बनने की प्रक्रिया में, चाहे छोटा बच्चा रहे चाहे बड़ा रहे, अगर हम उसके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं तो वह क्या करता है, वह समझ जाता है। ठीक। अगर हम पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वह समझ जाता है। और शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वह पक्षपात रहित रहे, क्योंकि सभी बच्चे क्या होते हैं, समान होते हैं जो है। शिक्षक के लिए कोई जाति पाति नहीं होती है, शिक्षक के लिए अमीरी गरीबी नहीं होती है, शिक्षक के लिए क्या होते हैं, सिर्फ छात्र होते हैं। और छात्र किसके समान होते हैं,
छात्र पुत्रवत होते हैं, पुत्र के समान होते हैं। तो हमेशा इस समस्त चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए एक शिक्षक के रूप में अगर हम स्थापित करने जा रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षक का प्रभाव बच्चे के ऊपर जो है पड़ता है कहीं ना कहीं से जो है। अगर हम गलत करते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो वह लेता हम ही से लेता है और जीवन में कहीं ना कहीं से जो है वह पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेगा और कहीं ना कहीं से जो है वह चीज़ें दिखाई देंगी। इसलिए हमको हमेशा संतुलित और उचित व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वही जो है बच्चा अनुकरण करके वह भी जीवन में अपने कहीं ना कहीं जो है आदर्श रूप में प्रस्तुत करेगा जो है। तो ये हो गया मित्रों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, या अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, या अप्रत्यक्षात्मक अनुभव का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक। और जो है जिसके व्यवहार का वह अनुकरण करता है उनको हम कहते हैं मॉडल या निदर्श, और जिस अनुकरणित व्यवहार को अपने व्यवहार का अंग बना लेता है उसको हम कहते हैं निदर्शन। अब इसके 4 सोपान है। पहला व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना, दूसरा व्यवहार का स्मरण करना, ठीक, फिर स्मृति को क्रिया में बदलना, फिर अनुकरणित व्यवहार का क्या होता है? धीरे धीरे जो है पुनर्बलित हो जाता है और वह हमारे व्यवहार का अंग बन जाता है और हमारे व्यक्तित्व में भी क्या होती है? गंभीरता आ जाती है जो है दूसरे के व्यवहार के अनुकरण करने के पश्चात। तो हो गया मित्रों जो है समीपता उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत किसका है? गुथरी महोदय का। किस पे प्रयोग किया था इन्होंने? जो है बिल्ली पे प्रयोग किया था। इसमें जो है कोई पुरस्कार की बात नहीं होती है। हो गया मित्रों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका हो गया? अल्बर्ट बंडूरा का। तो ये भी महत्वपूर्ण है जो है, ये भी बार बार आपके सीटेट टेट या जो शिक्षक से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं या शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो भी तत्व आते हैं उसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो ये समस्त चीज़ों को याद रखिएगा। अब कुछ प्रश्न हो जाएं, देखें आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो प्रश्न मैं इसलिए लास्ट में पूछ लेता हूँ कि आप लोग की जो पूर्व में अगर पढ़े हैं तो वो सब स्मृति पटल में आ जाती हैं। चलिए बताइए, मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, ठीक। ईड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराहम। इन्होंने मन के कितने प्रकार बताए थे? तो मन के कितने प्रकार बताए थे? मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। संज्ञानवाद का जनक किसे कहते हैं? तो जीन पियाजे। जीन पियाजे ने मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्था। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? तो हल महोदय ने। क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोर्ट लेविन ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या इनसाइड थ्योरी किसका मित्रों? तो कोहलर। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहल वर्ग। मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? एरिक्सन महोदय का। मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? एरिक्सन महोदय का, ठीक। अधिगम सोपानकी। अधिगम सोपानकी में जो है अधिगम सोपानकी में जो कितने सोपान होते हैं? 8। सबसे निम्न सोपान कौन होता है? संकेत अधिगम। सबसे सर्वोच्च सोपान कौन होता है? समस्या समाधान। अधिगम सोपानकी किसने दिया था? तो R.M. गैने, रॉबर्ट मिल गैने ने। गैने की एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो ये समस्त चीज़ें पढ़ते रहिए जो है। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार, ठीक, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम की विधियाँ। इस तरह जो है देखते हुए अधिगम एवं शिक्षण, इस तरह देखते हुए हम जो क्रमबद्ध रूप से जो है आगे बढ़ेंगे और क्रमबद्ध रूप से जो है आपका समस्त कोर्स पढ़ाया जाएगा। जो है देखिए यहाँ से सीटेट टेट और सुपर टेट में भी आते हैं। साइकोलॉजी से 35% आते हैं, लेकिन सुपर टेट में जो है आपका बीएड और बीटीसी, जो वर्तमान में बीएड और बीटीसी हिंदुस्तान में चल रहा है, उसके कोर्स को भी साइकोलॉजी के साथ उसके कोर्स को भी क्या कर दिया है? समाहित कर दिया है। तो पहले जो है सीटेट टेट का कोर्स समाप्त करके फिर हम सीधे बढ़ेंगे जो है
आपके सुपर टेट के कोर्स में। आप देखेंगे यहाँ से हर जगह पूछे जाते हैं, सी टेट, समस्त राज्यों के टेट और जो है सुपर टेट, NVS, KVS, शिक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग व्यवस्थित तरीके से तैयार कर लीजिए। जो है मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोगों को जो समझ में आ रहा होगा जो है। ठीक है मित्रों, तो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, अधिगम का वक्र एवं अधिगम का पटहर। ठीक मित्रों, नमस्कार।